खुशामदीद स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है सेल्स ट्रांजैक्शंस के बारे में, जिसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों टाइप की सेल बारे में लर्न करेंगे। इस लेक्चर में हमारा जो लर्निंग आउटकम्स हैं या जिस चीज़ पे हमारा फोकस है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शंस, जिसके हवाले से हम चाहे कैश सेल्स हैं चाहे क्रेडिट सेल्स हैं, दोनों की हम रिकॉर्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे। फर्दर वेरियस डॉक्यूमेंट्स जिनके थ्रू सेल और उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनके बारे में हमारा फोकस होगा, जैसे सेल इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स वगैरह। फर्दर हम रिसीवेबल्स यानी कि क्रेडिट कस्टमर्स जो हैं, हमारे डेटर्स जो हैं, उनके हवाले से लेजर अकाउंट जो है वो भी फॉर्मुलेट करेंगे, जिसमें हम तमाम एंट्रीज जो लर्न करेंगे उसको पोस्ट करके उसकी एक समरी को देखेंगे हम। बिगिन करते हैं जनाब। सेल्स ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमें पता है कि जहाँ पर बिजनेसेस जो हैं वो अपनी गुड्स या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जिसके बदले वो उनसे रेवेन्यू या इनकम अर्न करते हैं। उस इनकम या उस रेवेन्यू को हम सेल्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेल्स ट्रांजैक्शन में दो तरह की हैं, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। कैश सेल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये वो सेल है जब बिजनेस गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, तो उसके बदले इमीडिएट कैश पेमेंट वो रिसीव कर लेता है कस्टमर से, और ये कैश सेल जो है वो इंकर हो जाती है। इसमें जो एम्फेसिस है, और ये सबसे सिंपलेस्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये एक ही स्टेप में पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है, जहां पर एक बिजनेस जो है वो गुड्स या सर्विसेज सेल कर देता है अपने कस्टमर को, और वो कस्टमर उन गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट बिजनेस को कैश पे कर देता है। ये सिंपलेस्ट हमारी कैश सेल की ट्रांजैक्शन। अब इसको हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो पेमेंट डॉक्यूमेंट है, रिसीट, जिस पे प्रूफ ऑफ पेमेंट है जो कस्टमर से हमें रिसीव हुआ है, उसके अगेंस्ट जो हमने रिसीट इशू किया है, ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा, और इसकी बेस पर हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट, कैश, और अगर पेमेंट चेक के थ्रू ली जाएगी तो बैंक अकाउंट, और क्रेडिट कर देंगे हम सेल्स अकाउंट यानी कि रेवेन्यू इनकम अकाउंट। यहाँ पे अब सिनेरियो क्या है कि एक तरफ जो सेल के अगेंस्ट हमें पैसे मिल रहे हैं उसकी वजह से हमारे एसेट्स में इंक्रीज आ रहा है, कैश या बैंक के एसेट में, और दूसरी तरफ सेल इंकर होने की वजह से बिजनेस की इनकम यानी कि रेवेन्यू में भी इंक्रीज आ रहा है। ये इसके पीछे के इफेक्ट्स हैं इस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने के हवाले से। कैश सेल्स की सिंप्लिसिटी ये है कि ये जिस वक्त ट्रांजैक्शन अकर हो रही है उसी वक्त काउंटिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गई, ये ख़त्म हो गई। इसके बाद इसमें कोई नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है, ना इसके आगे कोई और मामला है, ये अपने आप में एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जबकि जो क्रेडिट सेल है, जिसकी तरफ हम आगे जाने लगे हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। वो कॉम्प्लिकेटेड इस तरह है कि जब भी क्रेडिट सेल्स अकर होती हैं तो वहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर डिफाइंड है, क्रेडिट सेल्स अकर होती हैं जब बिजनेस गुड्स या सर्विसेज सेल करता है अपने कस्टमर को इन एक्सचेंज फॉर फ्यूचर रिसीट। फ्यूचर रिसीट से क्या मुराद है यहाँ पर, कि यहाँ पर बिजनेस जब एट द टाइम ऑफ सेल गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है अपने कस्टमर को, तो कस्टमर को वो ये नहीं कह रहा कि अभी मुझे पेमेंट करो, या कस्टमर नहीं कह रहा कि मैं अभी इमीडिएटली आपको पैसे दे दूंगा। कस्टमर एक फ्यूचर प्रॉमिस कर रहा है, फ्यूचर प्रॉमिस कह रहा है कि मैं आपको 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, या जो भी बिजनेस और उस कस्टमर के दौरान टर्म्स तय हो जाएंगी, वो कहता है कि जनाब मैं आपको पेमेंट करूंगा। यहाँ पर हमारे पास इस ट्रांजैक्शन की बेसिकली दो मेन स्टेजेस बन जाती हैं। पहली स्टेज बन जाती है इस क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने के हवाले से अब हमें डेबिट करना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, और क्रेडिट होंगी सेल्स। अब पिछली ट्रांजैक्शन में और यहाँ पर क्या फ़र्क आ गया है, वहाँ पर हमें सेल होते वक्त ही कैश रिसीव हो गया था, इस केस में हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ा है, कस्टमर के नाम का एक अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ा है, जो कि इस केस में बिजनेस के लिए एसेट ही है, बट वो कैश नहीं है, जो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा जब हमें इस
से पेमेंट मिलेगी, और उसके ऊपर भी हम लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे कि कब हम ये पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, अंडर विच सर्कमस्टांसेस। और दूसरी तरफ सेल्स रेवेन्यू, वही इनकम जो है बिजनेस की, उसमें इंक्रीज आ गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स के, जहाँ पर सेल इंकर हुई, हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली। मगर अब इसके बाद भी बिजनेस को इसको ट्रैक फॉरवर्ड करना पड़ेगा इस रिसीवेबल के साथ, इस क्रेडिट कस्टमर के साथ। ये ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली बिजनेस का एक क्रेडिट कस्टमर है, एक ऐसा कस्टमर जिसने क्रेडिट पे बिजनेस से, ये क्रेडिट टर्म्स पे बिजनेस से गुड्स परचेज किए हैं या सर्विसेज लिए हैं। और इसके साथ अब हमें फॉलोअप बनाना पड़ेगा बिजनेस को कि ये हमें इसकी पेमेंट कर दे। सो अब मूविंग फॉरवर्ड हम इन क्रेडिट सेल्स की बारे में ही डिस्कशन करते हैं। अगर क्रेडिट सेल्स इंकर होती हैं, हमारे पास इस तरह का कुछ प्रोसेस फ्लो बनता है, जिसमें सबसे पहले क्रेडिट सेल इंकर हुई। क्रेडिट सेल का सबूत ये होगा कि हमारे पास एक सेल इनवॉइस जनरेट होगी, जिस पे हम कस्टमर का नाम और डेट और ट्रांजैक्शन की टर्म्स, हर चीज़, गुड्स की डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वांटिटी, रेट, टैक्सेस वगैरह, ये सब इस पे लिखकर मेंशन कर देंगे। अब ये जो सेल इनवॉइस है, ये हमारा बेसिकली डॉक्यूमेंट बनेगा टुवर्ड्स रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन। अब इस सेल इनवॉइस की वजह से क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जनरेट हो गया है एक ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, यानी वो अकाउंट जिसमें हम ये हिसाब रख रहे हैं कि किस कस्टमर को हमने क्रेडिट पे कितने की चीज़ें बेची हैं और रिमेनिंग कब कितने पैसे हमने इससे कलेक्ट करने। अब यहाँ पर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ट्रेड रिसीवेबल का दो तरह का लेजर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। एक, जैसे कि हम देख रहे हैं जनरल लेजर में, जहाँ पर हम सेल्स अकाउंट और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट मेंटेन करते हैं। मगर जनरल लेजर में जो रिकॉर्ड होता है ना, ये टोटल का रिकॉर्ड होता है, यानी टोटल जो क्रेडिट सेल्स होंगी, टोटल जो बिजनेस क्या डीलिंग होगी मुख्तलिफ कस्टमर्स के साथ, उसका जो सम है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और सेल्स उससे क्रेडिट हो रही होगी सेम अमाउंट। बट इशू ये आता है कि बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स के साथ फॉलोअप रखने के लिए, कस्टमर के साथ फ्यूचर बिजनेस ट्रांजैक्शंस या डीलिंग करने के लिए एक और तरह का, एक और सेट ऑफ अकाउंट्स भी रखने पड़ते हैं, जिसको हम रिसीवेबल लेजर कह सकते हैं या इंडिविजुअल लेजर भी कह सकते हैं। रिसीवेबल लेजर या इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली हर क्रेडिट कस्टमर के नाम का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एक कस्टमर है जिम, उसके नाम का अलहदा अकाउंट मेंटेन होगा। एक कस्टमर है टिम, उसके नाम का अलहदा अकाउंट मेंटेन होगा, और उसमें सेपरेट जितने जितने की सेल्स उनको हुई हैं वो रिकॉर्ड होंगी। जो जो उनके साथ क्रेडिट सेल्स के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी हम इनके अकाउंट्स में सेपरेटली भी रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके पीछे एक बड़ा मेन और प्रोडक्टिव पर्पस है। वो पर्पस ये है कि जो ट्रेड रिसीवेबल है वो हमें टोटल रिसीवेबल्स के बारे में तो बता देगा, मगर अगर हमने किसी जिम या टिम से इंडिविजुअली डील करना है कि भाई तुम्हारे साथ हमारा इस महीने का बैलेंस ये रहता है, या तुम्हारे साथ हमारी इतने की ट्रांजैक्शन रहती है, या इतनी की पेमेंट हमें तुम्हें से चाहिए, या ये हमारा तुम्हारे साथ रिमेनिंग बैलेंस है, तो इन मामलात को डिस्कस करने के लिए या इन मामलात के लिए इन कस्टमर से डील करने के लिए हमें इंडिविजुअल अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। बट जो आपका काउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट है वो ये जनरल लेजर वाला ही पार्ट है। ये आपका मेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा, और ये इंडिविजुअल लेजर जो हैं ये सिंपल क्यूरीज और कस्टमर डीलिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर में अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई मसला आ जाए तो उस पर्पस के लिए, रिकंसिलेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होंगे। सो ये जो टू सेट्स ऑफ लेजर अकाउंट्स हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट आपके ज़हन में होना चाहिए, और उसी की बेस पर हम लर्न करेंगे फ्यूचर में। सो एक तो हमने इनवॉइसेस रिकॉर्ड कर ली, वो तो हमारे लेजर अकाउंट्स में अभी हमने उसकी एंट्रीज लर्न कर ली। फर्दर आते हैं, अब एक और डॉक्यूमेंट है जो शेयर होता है एक बिजनेस और उसके कस्टमर्स के दरमियान, दैट इज क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है कस्टमर्स को बिजनेसेस की तरफ से, उनको ये बताने के लिए कि भाई आपकी जो रिटर्न्स हैं, जो सेल हमने आपको गुड आइटम किए थे वो हमने एक्सेप्ट कर ली। अब रिटर्न्स की
एक्सेप्टेंस की वजह क्या है या रिटर्न्स कस्टमर क्यों करेंगे? उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, रॉन्ग गुड्स चली गई हैं जनाब, कोई गलत सामान उनको पहुंच गया है जो कि वो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था या वो उनको वो ठीक नहीं लगा, या आपकी गुड्स डैमेज हो गई हैं। फर्दर आपके गुड्स की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है या क्वांटिटी के हवाले से कोई इशू आ गया है। तो कस्टमर कोई भी जेन्युइन रीज़न की वजह से जब गुड्स रिटर्न करेगा तो बिजनेस को उन गुड्स की रिटर्न को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। इस क्रेडिट नोट के ज़रिए बिजनेस ये बता रहा है कि जनाब मैं एक्नॉलेज करता हूँ ये जो गुड्स कस्टमर ने रिटर्न की हैं ऑफ गुड्स रिटर्न, और क्रेडिट नोट यहाँ पर रोल प्ले करेगा एज सोर्स डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न्स। फर्दर ये जो सेल रिटर्न्स हैं या ये जो क्रेडिट नोट है, ये बेसिकली जो सेल इनवॉइसेस हैं उनके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। यानी अगर ओरिजिनली $1000 की गुड्स कस्टमर को आपने सेल की थी और उसमें से $100 की वो वापस करता है और उसकी रीज़न जेन्युइन जानते हुए है बिजनेस उसको क्रेडिट नोट इशू करता है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस एक्सेप्ट कर रहा है कि उस 1000 में से $100 की गुड्स वापस आ गई हैं, अब उसने इस रिमेनिंग 900 की पेमेंट करनी है। सो क्रेडिट नोट की सूरत में या सेल रिटर्न की सूरत में जो हमारी एंट्री होगी वो ये होगी कि हम डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को और हम क्रेडिट करेंगे उस कस्टमर के अकाउंट को जो कि है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अब ये जो एंट्री मैंने पास की है, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, ये जर्नल लेजर की एंट्री है। अगर हम इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पर उस इंडिविजुअल कस्टमर का नेम आएगा ट्रेड रिसीवेबल की जगह पे और वो उसके इंडिविजुअल अकाउंट में उसके हम ये रिटर्न्स जो हैं रिकॉर्ड करेंगे। बट बिजनेस में ओवरऑल जनरली रिकॉर्डिंग के लिए हम ये जर्नल लेजर वाले ही अकाउंट यूज़ करते हैं बिकॉज ये हमारे काम को आसान बनाता है, समराइज बनाता है। पर इंडिविजुअल क्यूरीज और इश्यूज और एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या कस्टमर डीलिंग के लिए हमें इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट सेट रखना पड़ता है। पर हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट ये जनरल लेजर वाली एंट्रीज और इसका पार्ट ही बनेगा, यही लेजर्स अकाउंट का। मगर हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट यही एंट्रीज जो जनरल लेजर में परफॉर्म की जाएंगी ये बनेंगी। अब इस एंट्री की लॉजिक क्या है? सेल रिटर्न बेसिकली आपकी इनकम में कमी को दिखा रही है। कुछ बिजनेसेस इसको सेल्स को डेबिट करके भी रिकॉर्ड करते हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका यह है कि आप रिटर्न्स का सेपरेट अकाउंट बनाएं ताकि एंड ऑफ द डे जब आप हिसाब किताब करें तो आपकी रिटर्न सेल में अकाउंट में डेबिट होकर मिक्स ना हो जाए, आपको सेपरेट आइटम अंदाज़ा हो कि टोटल सेल्स कितने की अकर हुई थी और उसमें से कितनी अमाउंट की रिटर्न्स वापस आई हैं। यानी डेटे को ज़्यादा बेहतर देखने से या इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने से। अगर हम सेल को यहाँ डेबिट कर देंगे वो भी ठीक है, कुछ बिजनेसेस इस तरह भी परफॉर्म करते हैं, मगर उसमें हमारी रिटर्न्स और सेल नेट ऑफ हो जाएंगी और हमें ओरिजिनल नंबर्स का पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली में टोटल सेल्स हुई कितनी थी और उसमें से कितनी रिटर्न्स हो गई। सो बेहतर तरीका ये है आप सेल रिटर्न का अलग अकाउंट मेंटेन करें और उसको हम बाद में जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एडजस्ट कर देते हैं सेल रेवेन्यू में से। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे डेटर्स हैं, जब उनको सेल की थी तो हमारे एसेट्स में इंक्रीज आया था। अब जब वो रिटर्न कर देंगे तो ऑब्वियसली उनके बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे रिसीवेबल्स जो हैं हमारे एसेट्स में कमी होगी। फर्दर मूव ऑन करते हैं हम जनाब नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर। अब आपने सेल भी कर दी और उस सेल में से कुछ सामान वापस भी आ गया, रिटर्न्स को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब बारी आती है कस्टमर से पेमेंट की। सो उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन यूज़ की जाती है रेमिटेंस एडवाइस के तौर पर। रेमिटेंस एडवाइस क्या करती है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर जो है सेंड करता है सप्लायर को, उसको ये कंफर्म करने के लिए, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अब तक जो वो पेमेंट कर रहा है वो किन इनवॉइसेस के अगेंस्ट कर रहा है। इस डॉक्यूमेंट में अगर हम फोकस करें तो इसमें बेसिकली नेम और एड्रेस होगा। पेई से मुराद वो पार्टी है जिसकी फेवर में पेमेंट की जा रही है, यानी इस केस में बिजनेस होगा यानी कि सप्लायर होगा। और साथ में पेमेंट का एनालिसिस यानी कंफर्म किया जा रहा होता है
उस पेमेंट को हाईलाइट करके या उसको कोई आइडेंटिफायर के थ्रू कि जनाब ये इनवॉइसेस की हम पेमेंट कर रहे हैं, और साथ में टोटल पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट और मेथड ऑफ पेमेंट कि चेक के थ्रू है, कैश के थ्रू है, साथ रेमिटेंस एडवाइस के हम वो पेमेंट मेथड भेज देंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये एक कस्टमर एक्स है और वो कस्टमर एक्स के पास जो है इनवॉइसेस का रिकॉर्ड है। इनवॉइस नंबर 11 जो है वो $100 की है, इनवॉइस नंबर 12 जो है वो $150 की है, इनवॉइस नंबर 13 जो है वो $70 की है, और इनवॉइस नंबर 14 जो है वो $100 की। इस सिनेरियो में वो कस्टमर क्या करेगा कि रेमिटेंस एडवाइस में वो इनवॉइसेस जिनकी वो पेमेंट करना चाहता है और उसके साथ जो भी मेथड ऑफ पेमेंट है, लेट सपोज इसमें हम आसानी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि चेक है $200 का, और वो क्या करता है कि वो हाईलाइट कर देता है या वो किसी भी इंडिकेशन के थ्रू सप्लायर को ये कंफर्म कर देता है कि भाई ये पेमेंट जो है इन 2 इनवॉइसेस के अगेंस्ट मैं कर रहा हूं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर हो या सप्लायर हो, दोनों को ये कंफर्मेशन होगी कि अब तक किन इनवॉइसेस के अगेंस्ट कस्टमर ने पेमेंट कर दी है। अगर कैश भी भिजवाना चाहे तो वो इसके साथ कैश भी भिजवा सकता है और पेमेंट्स को वो आइडेंटिफाई करवा देगा या हाईलाइट करवा देगा। चेक है, उसके अलावा बैंक ट्रांसफर्स हैं, कोई भी उस तरह का पेमेंट प्रूफ वो लगाकर रेमिटेंस एडवाइस के साथ भेज देगा, जिसको सप्लायर अपने एंड पे यानी बिजनेस अपने एंड पे वेरीफाई कर सकता है और कस्टमर भी जो है अपने रिकॉर्ड में इसको यूज़ कर सकता है, ताकि उसकी भी मेमोरी में ये सर्व करे कि भाई अब तक कौन कौन सी इनवॉइसेस पे ऑफ हो गई हैं और कौन कौन सी अभी तक अनपेड हैं जो ड्यू रहेंगी, जिसको हम वो फ्यूचर में सेटल करेगा। अब जैसे ही ये रेमिटेंस एडवाइस के साथ पेमेंट जो है बिजनेस को रिसीव होगी, तो वो डेटर की इस पेमेंट रिसीव करने के अगेंस्ट एंट्री पास करेगा, डेबिट करेगा कैश या बैंक डिपेंडिंग ऑन के पेमेंट का मेथड क्या है, और साथ में वो क्रेडिट कर देगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को, डेटर के बैलेंस को वो कम कर देगा। यहाँ पर पेमेंट रिसीव करने की वजह से बिजनेस के एसेट्स में इजाफा हुआ है कैश या बैंक में, और डेटर्स के एसेट्स में कमी हुई है क्योंकि अब उन्होंने पेमेंट कर दी है, अब उनके अकाउंट में या उनके जो हमारे पास लेजर में बैलेंस था वो पहले से कम हो जाएगा। अब तक हमने सेल रिकॉर्ड की, उसके बाद रिटर्न्स रिकॉर्ड की और अब हमने पेमेंट रिकॉर्ड की। नेक्स्ट मूव करते हैं एक और सिनेरियो की तरफ। ये सिनेरियो यूनिक है और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट फॉर लर्निंग पर्पस हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। कॉन्ट्रा एंट्री से मुराद क्या है कि ये वो एक स्पेशल सिनेरियो है जहां पर आपका एक शख्स एक ही वक्त में आपका क्रेडिट कस्टमर भी है और उसी बिजनेस का वो दूसरी तरफ से क्रेडिट सप्लायर भी। अब इस सिनेरियो में इस बिजनेस के पास 2 तरह के अकाउंट्स होंगे, यानी एक लेट सपोज हमारे इस कस्टमर का नाम जिम है, तो एक तरफ जिम जो है वो हमारा डेटर भी होगा यानी कि रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल भी होगा, और दूसरी तरफ वही जिम का अकाउंट हमारे पास एज ट्रेड पेबल भी होगा यानी कि क्रेडिटर के तौर पर भी सर्व कर रहा होगा। सो जहां पर वो हमारा क्रेडिट कस्टमर है डेटर है वहां पर उसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, लेट सपोज $100 का है, एग्जांपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, और अगर वो हमारा क्रेडिटर है तो वहां पर उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट में होगा। यानी एक यूनिक सिनेरियो, बट हो सकता है ऐसे कि एक ही पार्टी एक जगह पर आपकी सप्लायर भी है, लेट्स सपोज वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है आपके बिजनेस को, और आपका बिजनेस जब जो वैल्यू एडिड फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, दूसरी तरफ वो उसी फाइनल प्रोडक्ट को परचेज करके आपका कस्टमर भी बन जाता है। सो दिस इज समथिंग के जो कॉमन नहीं है, बट दिस इज पॉसिबल। तो अब यहाँ पर हमारे पास इशू ये बनता है कि बजाय कि हम 2 तरह से सेटल करें जिम को, यानी एक तरफ उससे ये सप्लायर अकाउंट के बैलेंस को सेटल करने के $80 पे करें और फिर बाद में उससे एज अ कस्टमर उससे $100 रिकवर करें, तो क्या किया जाता है, कॉन्ट्रा एंट्रीज पास की जाती है। कॉन्ट्रा कहते हैं ऐसी एंट्रीज जो एक दूसरे को बैलेंस आउट या कैंसिल आउट कर दें। इस सिनेरियो में जो हमारे पास जिम क्रेडिटर है
यानी कि जिम का जो पेबल में अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा एज ट्रेड पेबल्स अकाउंट, और दूसरी तरफ हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा जिम का जो रिसीवेबल अकाउंट है एज ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। और इस सिनेरियो में जो कॉमन बैलेंस है दैट इज $80, तो $80 से हम इसको कैंसिल आउट कर दें। सो जब इस एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा तो पेबल में जिम $80 से डेबिट हो जाएगा और ये बैलेंस नील हो जाएगा आपके पास, और जो हमारा रिसीवेबल में जिम का $100 का बैलेंस था उसके अगेंस्ट $80 जब यहाँ पर पोस्ट होंगे कॉन्ट्रा के, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास बच जाएगा $20। तो हम फाइनल सेटलमेंट में $20 जो हैं वो जिम से कलेक्ट कर लेंगे और हमारे दोनों अकाउंट्स बैलेंस हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री की सूरत में सिर्फ होगा। अब तक ये जो भी सिनेरियो हमने डिस्कस किया और उसको पढ़ा है, अगर मैं इसको समराइज करूं और एक लेजर अकाउंट क्रिएट करूं जिसमें ये तमाम एंट्रीज आ जाएं मेरे रिसीवेबल्स के बारे में, तो हमारा अकाउंट किस तरह से दिखेगा इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली एंट्री जो क्रेडिट सेल्स की हमने डिस्कस की, उसमें हमारा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो रहा था विद रेफरेंस टू सेल्स। इस केस में हम कह सकते हैं कि क्रेडिट सेल्स जो हैं वो हमारे रिसीवेबल जनरल लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाएंगी। सिमिलरली अगर कोई रिटर्न्स हो रही हैं तो उस सूरत में सेल रिटर्न डेबिट हुई थी मगर रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था, तो वो सेल रिटर्न के रेफरेंस से रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएंगी। सिमिलरली जब हमने पेमेंट रिसीव की थी तो कैश या बैंक के रेफरेंस से हमारा रिसीवेबल लेजर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था। सो इस केस में भी वो एंट्री यहाँ पर क्रेडिट साइड पर पोस्ट हो जाएगी। और फाइनली जब मैंने कॉन्ट्रा एंट्री की बात की थी तो उसमें भी हमने देखा था कि इस बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए रिसीवेबल लेजर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था विद रेफरेंस टू ट्रेड पेबल अकाउंट, या आसानी के लिए मैं बता सकता हूँ कि कॉन्ट्रा एंट्री या कॉन्ट्रा अकाउंट के अगेंस्ट ये यहाँ पर एंट्री पोस्ट होगी। अब नॉर्मल सिनेरियो में हमारे इस रिसीवेबल जनरल लेजर अकाउंट का बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होगा या कैरी डाउन होगा वो बेसिकली डेबिट होगा, यानी कि क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा पर वो बेसिकली डेबिट बैलेंस है। और इसी तरह अगर किसी पीरियड के स्टार्टिंग में बैलेंस होगा तो वो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो होगा या ब्रॉड डाउन जो होगा वो डेबिट साइड पर आएगा रिसीवेबल जनरल लेजर अकाउंट के। इस लेक्चर में बेसिकली हमने वेरियस डॉक्यूमेंट्स और उनकी वजह से जो हमारे सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं उसके ऊपर फोकस किया है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो क्रेडिट सेल्स की वजह से पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है रिगार्डिंग आर जनरल लेजर अकाउंट, रिगार्डिंग आर रिसीवेबल्स जनरल लेजर अकाउंट, उसको हमने डिस्कस किया है। फर्दर हमने लर्न किया है कि हमें 2 सेट्स ऑफ ये रिसीवेबल्स अकाउंट्स रखने पड़ते हैं, एक जनरल लेजर के अंदर और एक इंडिविजुअल अकाउंट्स के हवाले से, और उन दोनों का मैंने पर्पस भी सर्व किया है कि अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ये जो जनरल लेजर का लेजर है वो यूज़ किया जाता है बिकॉज ये टाइम सेविंग है और हमें डायरेक्ट टोटल अमाउंट्स मिल जाती हैं, जबकि इंडिविजुअल कस्टमर्स की क्यूरीज के लिए उनके इश्यूज़ को देखने के लिए हमें इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। और फाइनली इन तमाम ट्रांजैक्शंस को मैंने समराइज करके इस जनरल लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड किया। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक तो आपको हर तरह की एंट्री आनी चाहिए जो भी इस रिसीवेबल या क्रेडिट सेल से रिलेटेड है और कैश सेल से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने प्रीवियस इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किया। साथ में ये लेजर अकाउंट ये भी आपको बनाना आना चाहिए ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके सिनेरियो में आपको कोई डेटर का बैलेंस कैलकुलेट करना है या कोई अमाउंट आइडेंटिफाई करनी है इस अकाउंट में से, तो आप ये डायरेक्ट लेजर अकाउंट भी बनाकर उसमें अमाउंट्स पुट करके बैलेंस करके ये अमाउंट निकाल सकें। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।